ये विजिबल है आप लोगों को व्हाइट बोर्ड? यस सर, विजिबल है। यस सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो क्वेश्चन था वो आपको ये दे रखा था कि आपको एक डाइपोल मोमेंट दे रखा है P दैट इज इक्वल टू 100 AZ क्या है ना। ये P वेक्टर आपको गिवन है और आपको ओरिजिन पर रखा है ये, है ना, ओरिजिन पर ये गिवन है और आपको V निकालना है और E निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एट पॉइंट नंबर 1 था 0,0,10 और पॉइंट नंबर 2 था आपका, वो था आपका 1,π/3, π/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे सीधे डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल आता है ना वो हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो अगर आपने डेरिवेशन का एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था कि जो मेरा D है, सॉरी जो मेरा V है पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू P डॉट AR डिवाइड बाई 4πε0 R स्क्वायर। ठीक है, मैंने P डॉट AR क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है मेरे को, क्या गिवन है मेरे को, डाइपोल मोमेंट गिवन है एज अ वेक्टर क्वांटिटी गिवन है। तो AR जो वेक्टर था वो मैंने क्या माना था, वो मैंने माना था कि ये मेरा डाइपोल है सपोज यहाँ से यहाँ तक, और डाइपोल मेरा Z एक्सिस के अलोंग रखा है। ठीक है, ये मेरी X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। ठीक है, और इनफाइनाइट यहाँ से लेके यहाँ तक D डिस्टेंस का डाइपोल रखा है। ठीक, तो ये मेरा प्लस Q चार्ज है, दिस इज द माइनस Q चार्ज। तो जो मैं पॉइंट ऑफ जहाँ पर मेरे को फील्ड निकालनी है ये है, तो उसके लिए हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, ये सपोज ये पॉइंट है, अज्यूम करते हैं कि ये तीनों लाइन जो है ये पैरेलल लाइंस हैं टुवर्ड्स पॉइंट P, दैट इज टुवर्ड्स पॉइंट P। ठीक है, टुवर्ड्स पॉइंट P। तो जो हम R कैलकुलेट करते हैं दैट R इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ, ओरिजिन से कैलकुलेट करी जाती है। तो ये जो मेरा पॉइंट है पहले केस में वो क्या दे रखा है 0,0,10। तो आपको AR वेक्टर निकालना है, AR कैप, बताओ क्या होगा। AR कैप होगा दिस माइनस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है 0, 0, 0, है ना। तो आप इजीली कर लोगे सॉल्व इसको, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 और 0 10 माइनस 0 यानी 10 AZ कैप आ जाएगा, और 10 AZ कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है मॉड ऑफ 10 AZ, मतलब सीधा सीधा 10, तो ये आ जाएगा AZ कैप, है ना। ये वाली वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दोगे AR के अंदर, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। R आपको डिस्टेंस पता लग गई, डिस्टेंस कितनी है R इज द मॉड ऑफ 10 AZ, दैट इज 10। तो आप वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे और ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका V मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड केस जो है वो बड़ा ही थोड़ा आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन इट्स वेरी इजी। यू नो द पॉइंट P जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है 1,π/3, π/2। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेक्टर AR कैप, तो वेक्टर AR कैप को आपको AR कैप, A थीटा कैप, A फाई कैप पे नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सिंपल AX AY AZ कैप में, है ना। क्यों, क्योंकि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है इसमें, या तो आप AR कैप में निकाल लो और AR कैप में निकालने के बाद उसको कन्वर्ट कर लो XYZ कोऑर्डिनेट में, तब आप डॉट प्रोडक्ट लगा देना, या फिर सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको वो वेक्टर कन्वर्ट कर देना है AR कैप, है ना। वेक्टर मतलब आपको वो पॉइंट, बेसिकली इस पॉइंट को आपको XYZ में कन्वर्ट कर देना है। सपोज इसकी वैल्यू X, इसकी वैल्यू Y और इसकी वैल्यू Z, ये आ गई। तो आपने X, Y और Z, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से, तो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, x इक्वल्स टू R sin थीटा cos फाई, y इक्वल्स टू R sin थीटा sin फाई और z इक्वल्स टू R cos थीटा। तो वो वैल्यूज ये आपको गिवन है, ये है आपका R, ये है आपका थीटा, ये है आपका फाई, है ना। तो आप इजीली निकाल सकते हो x इक्वल्स टू कितना, R R sin थीटा cos फाई, है ना। y आपको निकालना है R sin थीटा
साइन फाई, ठीक है। और z जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, r cos थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड में इंस्टेड ऑफ r थीटा फाई, ठीक है। अब आपको वो वेक्टर निकालना है, तो जब आप वेक्टर निकालोगे तो वेक्टर आप निकाल सकते हो इजीली। ये आपका एंड पॉइंट है, ये 0 0 0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको वेक्टर मिल जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, x ए एक्स कैप प्लस y ए वाई कैप प्लस z ए जेड कैप, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, r वेक्टर। इसका आप मॉड निकाल लोगे तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर दोगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी ए आर कैप। निकाल लोगे बच्चों, जल्दी से बताओ, ये वैल्यू तो निकाल लोगे ना, फॉर्मूला लिखवा दिए मैंने, वैल्यूज आपको पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए आर। नाउ आप ये वैल्यू इसके अंदर रख दोगे, तो आप ये इसके अंदर रखोगे तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा पी वेक्टर, पी यानी 100 ए जेड कैप डॉट विद ये। अब आप ध्यान से देखो, x के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे कोई फायदा नहीं है, y के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, आपको केवल z के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि z वाला वेक्टर ही इस ए जेड कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होकर कुछ वैल्यू देगा, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यू जीरो आएगी। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हो z ए जेड कैप डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ए आर कैप में ये भी आ रहा है, तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। एक्स वाई जेड आप यहाँ से निकाल लोगे और ये वाली सारी वैल्यूज रख दोगे, ये आपको मिल जाएगा v, ठीक है। ये v मिल गया, ए जेड डॉट ए जेड तो 1 हो जाएगा, इसको हटा दो, सीधे सीधे 100 z डिवाइड बाई दिस, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी v की, ठीक है। निकाल लोगे बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, मैं सीधे सीधे इस v का क्या ले लूंगा, ग्रेडियंट ले लूंगा, है ना, माइनस डेल v। तो वहां से मैं ऑलरेडी ये डिराइव कर चुका हूं, दैट वैल्यू विल बी p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन होता है 2 cos थीटा ए आर कैप प्लस साइन थीटा ए थीटा कैप। ये तब होता है जब मेरा डाइपोल z एक्सिस में रखा हो, और क्वेश्चन मेरा यही गिवन है कि डाइपोल मेरा z एक्सिस में ही रखा है ना। अगर z एक्सिस की जगह मैं x और y में रखता तो ऑलरेडी ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर चेंज हो जाते, तो मुझे सीधे सीधे पोटेंशियल निकालने के बाद उसका ग्रेडियंट निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरा डाइपोल z एक्सिस में ही रखा है बाय डिफॉल्ट, तो मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब आपको क्या चीज नहीं पता, आपको ये r पता है क्या, पता है उस पॉइंट में गिवन है 1 पाई बाई 3 पाई बाई 2 में ये r है, ये थीटा है और ये फाई है। r यानी ये वाला पॉइंट रख दो, थीटा यानी ये वाला पॉइंट, और फाई यानी ये, फाई है ही नहीं तो फाई है ही नहीं तो कोई जरूरत नहीं है फाई की, तो थीटा और r, ये दो पॉइंट्स रख दोगे। p यहाँ पर वेक्टर नहीं है, p मैग्नीट्यूड है, p का मैग्नीट्यूड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 वैल्यू लगेगी, 100 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की वैल्यू कितनी है 1, 1 का क्यूब 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2 cos थीटा कितना है 60 डिग्री, है ना, ए आर कैप प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री ए थीटा कैप। वो वैल्यूज रख के आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका ई आ जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है बच्चों। कर लोगे, बस कैलकुलेशन करनी है, बाकी सब कुछ मैंने करा दिया। यस सर। इजी है। यस सर। अगर आपको एक्स वाई जेड में गिवन होता तो आपको ये थीटा वाले पॉइंट्स निकालने पड़ते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने निकाले होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में 0 0 10, इसके अंदर आपको आर थीटा फाइव, जब आप ई निकालोगे तो आर थीटा फाइव में निकालना, आर थीटा फाइव निकालने पड़ेंगे। तो आपको एक्स वाई जेड गिवन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर थीटा फाइव विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, और फिर आप आराम से वहां से ये चीज निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको आर थीटा फाइव गिवन है तो आपको वी निकालने के लिए ए आर कैप निकालना पड़ेगा, है ना।
ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज द लीनियर डिस्टेंस, नॉट द कर्व लीनियर डिस्टेंस नहीं है, ये लीनियर डिस्टेंस है, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। ठीक है, कर लोगे ना? यस सर। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है आगे के टॉपिक्स के लिए। ये है करंट। करंट या करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम फॉर्मूले के बेसिस पे, या अपने एक तरीके से उसको क्लासिफाई करने के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक कन्वेक्शन करंट, और एक कंडक्शन करंट। जब मैं वेलोसिटी की टर्म में बात करूंगा तो मैं कन्वेक्शन करंट की बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वो रिलेशन आएगा। ठीक है, और जब मैं कंडक्टिविटी की टर्म में बात करूंगा तो वो एक्सप्रेशन जो मैं निकालूंगा वो उसकी कंडक्शन करंट का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब आपको ये पता है लॉजिकली कि करंट जो है वो हम एम्पियर में डिनोट करते हैं, है ना? करंट इज कैलकुलेटेड इन एम्पियर, एंड दैट इज नथिंग बट आई जो है मेरा, वो क्या है? वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो पता है ना आपको, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ये भी आपको पता है। और अगर मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां मानूं तो इस पॉइंट से, इस सरफेस से, है ना, या इस पॉइंट से, या इस वॉल्यूम जो भी आपका वो हो सकती है, ठीक है, इस लेंथ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर निकलने वाले चार्ज कितने हैं, दैट इज गिवन बाय द करंट। ठीक है, सो इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर टाइम की वैल्यू 1 है तो I इज इक्वल्स टू Q, राइट? तो जितने चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब यहां से मैं अपनी करंट्स को कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं रेफरेंस मान के ये देख रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में, उसकी उल्टी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरी क्या होगी? करंट होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे होते तो सेम डायरेक्शन में होते, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट ऑपोजिट होगी, है ना? पॉजिटिव चार्ज होते तो करंट क्या होती? इसी डायरेक्शन में होती। तो ये बेसिकली चार्ज का फ्लो बता रहा है मुझे पर यूनिट सेकंड के अंदर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कि कन्वेक्शन करंट क्या है और कन्वेक्शन करंट क्या है, हम एक ज्योमेट्री समझते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री कुछ नहीं है, मेरे पास एक सिंपल सा क्यूबॉइड है ना? अब ये बन पाएगा सही या नहीं ये देखना है, बन जाए तो अच्छा है। बन गया लगभग, हाँ बन गया, ठीक है, सीधी लाइन आ रही है लगभग। नहीं तो आप ना इसको रेफर कर लेना थोड़ा सा, ओके? क्योंकि इस डिजिटल पेन से ना स्ट्रेट लाइन खींचना बड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभी। और ये तो फिर भी स्ट्रेट लाइन है, कभी कभी कर्व लीनियर लाइन जो होती हैं वो तो बहुत ही दिक्कत करती हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किस पॉइंट से शुरू करना चाह रहा था और मैं कहाँ पहुंच गया ना। इट लुक्स लाइक ये हो गया और ये हो गया, और इसको हम यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको और सही कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज ये पीछे वाली साइड है तो इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, जो फ्रंट साइड है जो हमें विजिबल है उसको हम कंटिन्यूस लाइन से डिनोट करेंगे। तो ये लाइंस मेरी विजिबल है सारी। उसके बाद ये बैक वाले साइड है, ये मुझे विजिबल नहीं है तो मैंने डॉटेड दिखाया है। ये भी पोर्शन मुझे विजिबल नहीं है, ये भी डॉटेड मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और ये सारी लाइंस मेरे को विजिबल होंगी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एज्यूम करूंगा कि मेरे इस पूरे ये जो स्ट्रक्चर है, एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, आप बोल सकते हो। इस डायरेक्शन में मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी वाई डायरेक्शन है, इधर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी जेड डायरेक्शन है, और इधर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी एक्स डायरेक्शन है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपने इधर
y क्यों माना, इधर x क्यों माना, इधर z क्यों माना? तो ये देखो वही चीज है जो हम ऑलरेडी मानते हैं। हम x इधर मानते हैं ना, y इधर मानते हैं और z इस डायरेक्शन में मानते हैं, तो ऑलरेडी इट इज इन द सेम वे इन विच वी हैव अज्यूम्ड फॉर ऑल ऑफ द केसेस, ऑल अदर केसेस। ठीक है, तो वही सेम चीज मैंने, वही ज्योमेट्री मैंने फॉलो करी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे चार्ज जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये जो v वेलोसिटी है, दैट मींस ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को, इस सारे चार्जेस को की वेलोसिटी शो कर रही है, इस डायरेक्शन में सारे चार्ज आ रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मैं एक टर्म डिसाइड करता हूं करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होगी? आप मुझे बताओ करंट डेंसिटी क्या होती है? जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हमने क्या करा, चार्ज को लाइन से, चार्ज को सरफेस से या चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो मेरी रिस्पेक्टिवली लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई। अगर मैं करंट डेंसिटी निकालता हूं, मतलब मैं करंट को डिवाइड कर रहा हूं, है ना, करंट मेरी कितनी है, आई है, और जब भी मैं करंट डेंसिटी की बात करूंगा तो मैं हमेशा उसको सरफेस एरिया से डिवाइड करूंगा, है ना। वो सरफेस एरिया जिस डायरेक्शन में मेरे चार्ज मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के सरफेस एरिया से मैं ये डिवाइड करूंगा। मतलब देखो ध्यान से कि अगर मेरे चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली मैं सरफेस एरिया क्या लूंगा, उस क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया लूंगा। क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया क्या होगा, ये डायरेक्शन, ये चीज है मेरी सपोज डी एक्स, और ये चीज है मेरी सपोज डी जेड। क्यों लिया है मैंने ऐसा, क्योंकि ऊपर मैंने जेड लिया है और इधर मैंने एक्स लिया है ना। तो मेरा सरफेस एरिया कितना होगा, मेरा सरफेस एरिया होगा डी एक्स डी जेड। ठीक है, स्मॉल की बात करते हो तो यू कैन अज्यूम इट एज डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड, वट एवर यू वांट। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है, इंक्रीमेंटल क्वांटिटी है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा जेड। और अगर कंटिन्यूअस क्वांटिटी है तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा की जगह आपने डी लगा दिया, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी जेड। तो अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं, इसको डिनोट करते हैं हम जे से, और ये क्या है, दैट इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया। करंट इंक्रीमेंटल करंट है तो इसको हमने करंट बोल दिया डेल्टा आई डिवाइड बाई सरफेस एरिया, दैट इज डेल्टा एस। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा करंट डेंसिटी हो जाएगा। तो इंक्रीमेंटल चेंज इन द करंट पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। तो अगर मैं यहां से डेल्टा आई निकालना चाहता हूं, इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस वाले को भूल जाओ, है ना, इस डॉटेड वाले को भूल जाओ फॉर द टाइम बीइंग। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास आया डेल्टा आई इज इक्वल्स टू जे इंटू डेल्टा एस, है ना, सरफेस करंट डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, दैट यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आई मिल जाएगा। और आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस, सरफेस इंटीग्रेशन किसका, जे वेक्टर का पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज एस। और यहां पर चूंकि दोनों वेक्टर है, सरफेस एरिया भी वेक्टर है और जे भी वेक्टर है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वी नीड टू पुट अ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और जे डॉट डी एस, दैट मीन्स यू कैन सी कि जो करंट डेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, वो सरफेस एरिया की डायरेक्शन में ही है। और सरफेस एरिया का जो वेक्टर होता है, इस सरफेस एरिया का वेक्टर बताओ क्या होगा, इस सरफेस एरिया का वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, होगा ना, इस वाली सरफेस का सरफेस एरिया का वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में होगा जो कि मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यानी ये करंट डेंसिटी और सरफेस एरिया दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम ही होगी। जल्दी से बताओ, यहाँ क्लियर, ये तक ये क्लियर हो गया? यस सर। यस। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक्चुअल में करंट निकालनी है, और करंट निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डेल्टा आई जो है इंक्रीमेंटल करंट, वो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि मेरा कितने टाइम में कितना चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लो हुआ, है ना। तो सपोज मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये रेफरेंस पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पर माना, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चार्ज जो है वो एक वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है ना।
पर यूनिट टाइम या डेल्टा टी टाइम में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, है ना, और ये जो जिस पॉइंट पर पहुंचा वो पॉइंट मैं आपको कुछ इस ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा चार्ज जो है वो मूव करते करते v वेलोसिटी से यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इस सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा, डेल्टा एस होगा, एज्यूम कर लेते हैं। इस वाली सरफेस का सरफेस एरिया भी क्या होगा, डेल्टा एस ही होगा, है ना, क्योंकि सरफेस दोनों सेम ही है। ये मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करी और ये डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये मेरी क्या है, डेल्टा वाई है ना। और अगर मैं इसको देखूं या इसको देखूं तो ये दोनों ही चीजें मेरी क्या है, ये दोनों ही चीजें मेरी हैं डेल्टा जेड, है ना, ये भी और ये भी, है ना बच्चों। और जो मेरी ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, यू कैन राइट इट एज डेल्टा एक्स। ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, डेल्टा एक्स। ये क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इस डेल्टा क्यू को लिखा रो वी डेल्टा वी, लिख सकता हूं। अगर मैं मानूं कि उस पूरे वॉल्यूम में, ये जो पूरा वॉल्यूम है यहां से लेके यहां तक, इस पूरे वॉल्यूम की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो वी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं उसको डेल्टा वी यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में चार्ज पता लग जाएगा, है ना। तो वो चार्ज निकालने के लिए मैंने क्या करा, डेल्टा क्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, उस कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दी किससे, डेल्टा वी के साथ। ठीक है, और मैंने उसको डिवाइड कर दिया पर यूनिट टाइम, करंट निकालनी है मुझे इसलिए। ठीक, अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस डेल्टा वी, ये वेलोसिटी नहीं है, डेल्टा वी इज वॉल्यूम, ध्यान रखना, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, कभी आप वेलोसिटी से कंफ्यूज हो। ठीक है, रो वी मैंने ऐसे ही रहने दिया। वॉल्यूम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एस इंटू डेल्टा वाई। अगर मुझे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का वॉल्यूम निकालना होता तो क्या मैं लिख सकता था, डेल्टा एस यानी इस सरफेस का सरफेस एरिया, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा ना इसका, इस पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आ जाएगा, ब्लू साइड से लेकर के ग्रीन साइड तक का वॉल्यूम आ जाएगा। जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर। तो मैंने इसको क्या करा, डेल्टा एस इंटू डेल्टा वाई कर दिया। ठीक है, अब डेल्टा एस को मैंने ऐसे रहने दिया और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी मैंने एक साइड में ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम रो वी इंटू डेल्टा एस इंटू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब आप ध्यान से देखो, डेल्टा वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। क्या मैं इसको वेलोसिटी बोल सकता हूं, बिल्कुल। वेलोसिटी क्या होती है, Yes, sir. वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम। Difference upon time. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, चूंकि इसमें डायरेक्शन भी मेंशन है इसीलिए वी चूज टू प्रेफर टू कॉल इट एज वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस रो वी इंटू डेल्टा एस इंटू वेलोसिटी वी वेक्टर। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. यस यहाँ सर। लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, डेल्टा आई चल रहा था। अगर मैं इस डेल्टा एस को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा एस। और आप ध्यान से देखो, ये डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा एस क्या चीज है, जे। Current ठीक density. है, तो दिस कैन बी रिटन एज जे, जे। ठीक है, और जे क्या हो जाएगा, जे विल बिकम रो वी इंटू वेलोसिटी वी। यहाँ पर रो वी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वी क्या है, वेलोसिटी। चूंकि
v वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ y डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली j की भी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो इस से हम j का फॉर्मूला, j का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, j इक्वल टू रो वी इंटू वेलोसिटी, एंड दैट इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी। ठीक है, and that type of current density is known as convection current density, that depends on the velocity convection current density। जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज मेरे पास हम एक क्लासरूम में बैठे हैं और हमारे पास पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, आप अज्यूम कर सकते हो कि आप चार्ज हो। क्लासरूम का एक गेट खोला मैंने, ठीक है, इमेजिन करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। एक क्लासरूम है, उसकी सारी बेंच, उसमें बहुत सारी सीट पड़ी हैं, हर सीट पर बच्चे बैठे हैं और हर स्टूडेंट्स के पास, हर स्टूडेंट को अपने आप को एक चार्ज अज्यूम करना है। क्लासरूम का एक गेट मैंने खोला, वो गेट का सरफेस एरिया कितना है, डेल्टा एस, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक एक करके निकलते जा रहे हो उस गेट से, ठीक है। तो उस गेट से निकलते जा रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी। मैंने बोला कि आपकी जो मूवमेंट की स्पीड है वो सेम है, ठीक है। हर 5 सेकंड में एक चार्ज बाहर निकल रहा है, तो 5 सेकंड में एक ही चार्ज निकल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी सेम है, करंट की वैल्यू सेम है, जे सेम है। अब मैंने क्या करा, मैंने करंट डेंसिटी की वैल्यू बढ़ानी है। अब करंट डेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि एक टाइम पर एक से ज्यादा चार्ज निकले, एक टाइम पर एक से ज्यादा चार्ज निकले मतलब चार्जेस की वेलोसिटी बढ़ जाए। तो अगर चार्ज की वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब आप आराम आराम से चल करके ना निकलो, आप भाग भाग करके निकलो उस गेट से, तो ऑटोमेटिकली जो चार्ज की स्पीड है, चार्ज की वेलोसिटी है, वो बढ़ जाएगी। चार्ज की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ेगा, जे बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं रो वी बढ़ा दूं। रो वी मतलब द अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इन द रूम। जितने चार्ज एक टाइम पर निकल रहे हैं, अब उससे ज्यादा चार्ज निकले। इसका मतलब क्या है कि अब मैं एक साथ एक गेट से एक चार्ज ना निकालने की बजाय एक साथ एक गेट से 2 या और ज्यादा चार्ज निकाल रहा हूं, ठीक है। 2-2 लोग, 3-3 लोग एक साथ गेट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा गेट मेरा चौड़ा है, तो एक साथ 3-3, 4-4 चार्ज, 2 चार्ज निकल सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं करंट डेंसिटी को बढ़ाना चाहता हूं, इफ आई वांट टू इंक्रीज द जे, देन I can either increase volume charge density or I can increase the velocity. In both these cases, I will be getting the enhanced current density from that particular surface, from that particular point. Directly proportional है ना? It is directly proportional to volume charge density. It is directly proportional to the velocity of the charge. So, in both the cases, क्या होगा, मेरी करंट डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये है मेरी करंट डेंसिटी, ठीक है, ये मेरी करंट डेंसिटी है और उसको करंट कन्वेक्शन करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं कंडक्शन करंट डेंसिटी की, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कन्वेक्शन करंट डेंसिटी इज नॉट दैट मच यूज, हम यूज करेंगे मैक्सिमम करंट कंडक्शन करंट डेंसिटी को, क्योंकि कंडक्शन करंट में जो चार्ज है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और हर मटेरियल में जब भी हम करंट की बात करेंगे तो करंट हमेशा उस इलेक्ट्रॉन के प्रोपगेशन से ही कैलकुलेट होगी। तो इसीलिए हम कंडक्शन करंट डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो कंडक्शन करंट डेंसिटी हम शुरू करते हैं। कंडक्शन करंट डेंसिटी को जो डिनोट करने का फॉर्मूला है वो हम डिराइव कर लेते हैं कि वो बेसिकली कहाँ से डिराइव होता है ना। मुझे ये पता है कि जो मेरा फोर्स है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू ई फील्ड। हम लिखते हैं ना एफ इक्वल्स टू क्यू ई। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, तो मैंने सीधे सीधे उसको एफ इक्वल्स टू ई ले लिया। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, Q इक्वल्स टू माइनस ई है, तो आप Q इक्वल्स टू माइनस ई यहाँ पर इंक्लूड करके चल सकते हो। Q इक्वल्स टू यहाँ पर
माइनस ई इंक्लूड करके चल सकते हो, ठीक है ना। मैंने माइनस साइन लगा दिया जस्ट टू डिनोट, नहीं आएगा है बेटा। सर, तो इससे डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा? डायरेक्शन में चेंज आएगा ऑटोमेटिकली। इलेक्ट्रॉन पर अगर फील्ड लग रही है तो वो उधर की डायरेक्शन में ना जा करके फील्ड इधर की डायरेक्शन में लगेगी, तो दैट इज गिवन बाय द नेगेटिव साइन, दैट्स इट। तो आप चाहे तो नेगेटिव साइन यहाँ लेकर के चलो, या फिर आप इस ई फील्ड को उल्टा मान लो। बात वही है, मतलब अगर नेगेटिव साइन है तो फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब फील्ड अवे की जगह टूवर्ड्स हो जाएगी, आपकी तरफ हो जाएगी रादर देन गोइंग अवे, ठीक है बच्चों। अब मुझे इस फोर्स की वैल्यू ये और पता है कि अगर मैं बात करूं F इक्वल्स टू एम ए भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास अगर मुझे पता है और उसका एक्सेलरेशन मुझे पता है, तो आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर m is the mass of the electron, a is the acceleration by which the electron is moving. Now this a, you know what is a? This is basically v upon सर t, डीवी ओवर dt। dv over dt, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो dv over dt मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल f की बात कर रहा हूँ और a की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल आप v over t ही रखोगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ m इंटू v ओवर t, जो भी रेफरेंस टाइम है, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस का e टाइम्स कैपिटल E। यहां पर मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन सेम होगी। तो क्या मैं यहां से v वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूं? दैट विल बी व्हाट, माइनस का e इंटू टी अपॉन m टाइम्स कैपिटल E। लिख सकता हूं ना ऐसा, माइनस e इंटू टी डिवाइड बाई ये वाला m इंटू E। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, ठीक है बच्चों। और ये वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं J इज इक्वल्स टू रो वी वाले फार्मूले में, जो कन्वेक्शन करंट डेंसिटी वाला फार्मूला है, वहां रख दूं, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने यहां पर रख दिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को एक एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट डेंसिटी। सो रो वी ऐसे ही रहने देते हैं, और वी वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं, क्या हम लिख लेते हैं, जल्दी बोलो। सर माइनस माइनस ई टी टी अपॉन अपॉन एम m इंटू m इंटू ई वेक्टर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मैं इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखना चाहूंगा, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है ना, और ये बताती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सपोज n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होता, चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाएगा n अगेन। चूंकि मैंने q इक्वल्स टू माइनस ई लिया था, तो ऑटोमेटिकली रो वी भी माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, दिस माइनस टाइम्स दिस वाला माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां आ जाएगा n इंटू ई इंटू टी सॉरी अपॉन m टाइम्स वेक्टर e। तो इसको लिख लेंगे n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाइम अपॉन मास टाइम्स वेक्टर e, ठीक है। और इस चीज को हम बोलते हैं, ये मेरी क्या है, कंडक्टिविटी है। दिस इज डिनोटेड एज सिग्मा, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर इनटू वो रेफरेंस टाइम कितना है डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना है ना। ये होती है क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस इज द कंडक्टिविटी। तो अगर मैं इसको लिख लूं J इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो यहां से मैं अपने अगले एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकता हूं, J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ये सिग्मा जो है ये है मेरा यस सर। कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी
मुझे पता अगर है तो ऑलरेडी आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट डेंसिटी। अगर मुझे उस कंडक्टिविटी वो मटेरियल जहां पर रखा है उसके उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो अगर मुझे पता है तो आई कैन कैलकुलेट द कंडक्शन करंट डेंसिटी। दिस इज द very important expression because this relationship is also known as one of the most important rule or law that you have already studied, that is the Ohm's law। ठीक है, इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये पॉइंट फॉर्म है ओम्स लॉ की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना R इक्वल्स टू V अपॉन I, पढ़ा है? Yes, sir. अभी Yes, तक sir. आपने केवल ओम्स लॉ वही पढ़ा है, R इक्वल टू V अपॉन I, लेकिन यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में है ना, इसको J इक्वल टू सिग्मा ई भी बोलते हैं, है ना। जो पॉइंट फॉर्म है एक्चुअल में J इक्वल टू सिग्मा ई, यहीं से हमने ओम्स लॉ को डिराइव करा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सर टॉपिक 12 यस सर। एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? यस सर। सर टॉपिक 12 में भी था। हाँ 12th में था, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन हो गया, और अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो वो अब इसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, क्लियर है? अब चूंकि मैंने कंडक्शन करंट पढ़ ली, कन्वेक्शन करंट पढ़ ली, चार्जेस पढ़ लिए, इसका मतलब मैं कंडक्टर्स या मटेरियल्स पढ़ूंगा। तो मेरे पास 3 टाइप के मटेरियल्स हैं। एक कंडक्टर, ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है, एक कंडक्टर है चालक, दूसरा है इंसुलेटर कुचालक, है ना, सुना है ना नाम? यस। इंसुलेटर कुचालक बोलते हैं। और तीसरा होता है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, वो होता है सेमीकंडक्टर। यस सर। ठीक है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो बात इस फॉर्म में नहीं करेंगे। हम बात करेंगे, एक तो कंडक्टर है और दूसरा जो है वो है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये दोनों इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एक तरीके से डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ लिमिटिंग कंडीशन। अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, जो फ्री, जो बाउंड चार्जेस होते हैं, वो बाउंड चार्ज अगर मैं बहुत कम मानता हूं उसको बोल देता हूं इंसुलेटर। अगर मेरे पास कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट में बाउंड चार्जेस प्रेजेंट है उसको बोल देते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि मैं कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक इन 2 तरीके से अपनी स्टडी को आगे लेकर के जाऊंगा। यहां तक क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। अब अगर मैं सबसे पहली बात अपनी स्टार्ट करता हूं किससे? कंडक्टर से। ठीक है, तो कंडक्टर हम शुरू कर लेते हैं। कंडक्टर के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया होगा। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल डिस्कस टुडे इटसेल्फ। तो ये मेरा कंडक्टर है और मैं इसको बोलता हूं परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर का क्या मतलब है? आइडियली परफेक्ट कंडक्टर उसको बोलते हैं जो बहुत हाई, वेरी हाई कंडक्टिविटी को शो करे। कंडक्टिविटी थी सिग्मा, अगर सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये परफेक्ट कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंडक्टर जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है। देखो ध्यान से देखो, J इज इक्वल टू सिग्मा ई था ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ओम्स लॉ, कंडक्शन करंट डेंसिटी। अगर मैं इसके अंदर सिग्मा की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दूं, क्या इसका मतलब ये होगा कि मैंने उसकी करंट डेंसिटी को इन्फाइनाइट कर दिया? डज इट मीन सिग्मा इज इक्वल टू इन्फिनिटी मेक्स J इक्वल्स टू इन्फिनिटी? यस सर। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी ये नहीं होता कि मैं एक मटेरियल के अंदर इनफाइनाइट करंट लेकर के चले जाऊं, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे तब भी
उसके अंदर करंट की एक वैल्यू तो होगी ना, कि 1 मिली एम्पियर करंट है, 2 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 50 एम्पियर है। ऐसे तो है नहीं कि इनफाइनाइट करंट है एक जरा से कंडक्टर के अंदर। क्यों नहीं होती? क्योंकि आइडियली अगर मैं कंडक्टर की वैल्यू को, कंडक्टिविटी को इन्फिनिटी करता हूं, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जीरो। तो बिकॉज ऑफ दिस दे, if the sigma is infinity, will make the E inside the conductor to 0, or something infinity multiply with 0 you cannot say is infinity, it is somewhere in between, ठीक है? और you can also say that it is 0। तो बेसिकली है क्या, जब मैं आइडियल या परफेक्ट कंडक्टर की बात करता हूं, तो परफेक्ट कंडक्टर के लिए सिग्मा की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दिया मैंने, ठीक है? सिग्मा की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दिया, मतलब मेरे पास उसके अंदर वॉल्यूम चार्जेस कितने हो गए? जीरो हो गए। क्यों जीरो हो गए? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपना ये कंडक्टर रख रहा हूं, ठीक है, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, है ना, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आइडियली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर टू दी सरफेस। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, वो आपके फील्ड की इंसर्टिंग डायरेक्शन में आ जाएंगे, और सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके फील्ड की इमर्जिंग वाले पॉइंट्स पर आ जाएंगे, ठीक है? अब अगर ऐसा हो गया तो लॉजिकली क्या हुआ? देखो, सारे चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बीच में कोई भी चार्ज नहीं है। देयर इज नो फ्री चार्ज प्रेजेंट विद इन दी कंडक्टर एक्सेप्ट एट दी बाउंड्री। सारे चार्ज बाउंड्री पर चले गए, बीच में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास यहां पर कोई चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज है, और पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट फ्रॉम या इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। हर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और उस प्रेजेंस ऑफ द इनर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? ये जो ई फील्ड है बाहर की तरफ, जो मैंने कंडक्टर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस मटेरियल के अंदर, उस परफेक्ट कंडक्टर के अंदर सेपरेट होंगे, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? वो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरनली कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है आउटसाइड, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इनसाइड। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में प्रेजेंट है, उतने ही चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेट हो जाएंगे विद इन द कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर के अंदर कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट मेक्स द टोटल फ्री चार्ज अवेलेबल विद इन द कंडक्टर जीरो, एंड दैट इज व्हाई द इनर इलेक्ट्रिक फील्ड is equals to minus of E. That makes E equal to 0। समझ में आ गया बच्चों या नहीं? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ है ना? और ये वही फील्ड है जो बाहर की तरफ लग रही थी, जो बाहर थी। तो अगर वो फील्ड इस चार्ज के अंदर से प्रेजेंट होकर के जा रही होती, तो एक फील्ड होती ये, एक फील्ड होती ये, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, दे विल कैंसिल आउट। दैट मेक्स E इक्वल्स टू 0। तो अंदर की साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, लेकिन वो वही होगी जो ऑपोजिट साइड में, बाहर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? द रिजल्टेंट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0। तो कंडक्टर के अंदर हम मान के चलते हैं कि एक परफेक्ट कंडक्टर अगर है, तो परफेक्ट कंडक्टर के अंदर, आइडियली परफेक्ट कंडक्टर के अंदर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, सपोज ये पॉइंट है A,
ये पॉइंट है बी, है ना। तो अगर मैं वी ए बी को कैलकुलेट करता हूं तो वी ए बी मेरा कितना होगा, वी ए बी मेरा होगा 0। 0 क्यों 0 क्यों होगा, क्योंकि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वी ए बी इक्वल्स टू 0, सिग्मा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना, रो वी is equals to 0 or inside electric field is also equal to 0 if we are talking about what, we are talking about the perfect conductor। perfect conductor के अंदर ये सारी चीजें क्या होंगी, 0 और इन्फिनिटी होंगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होगी। वॉल्यूम चार्ज से क्या मतलब है, वॉल्यूम चार्ज से मतलब है वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड या कंडक्शन में काम आए, और कितने चार्ज हैं, 0, कोई भी फ्री चार्ज मेरा प्रेजेंट नहीं है। इसके केस में हम क्या करेंगे, इसके केस में हम बोलेंगे कि द टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर इज 0। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक, अब हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा रखा है ना। अगर वो कंडक्टर आइडियल नहीं है, इन्फिनिटी उसकी कंडक्टिविटी नहीं है, लॉजिकली इन्फिनिटी कंडक्टिविटी नहीं होती, गोल्ड की बहुत हाई होती है ना, लेकिन हम यूजुअली यूज करते हैं कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, उनकी कंडक्टिविटी होती तो बहुत ज्यादा है बिकॉज ये मटेरियल है, मेटल है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो अगर बहुत ज्यादा नहीं होती तो देयर विल बी सम रेजिस्टेंस दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एक सर्कुलर कंडक्टर माना है वायर की फॉर्म में, ठीक है, जैसा भी आपका मन करे आप मान सकते हो। मैंने उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल लगाया, ठीक है, एक पोटेंशियल लगाया। ऑब्वियसली यहां से लेकर के यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस, इस वायर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सारा पोटेंशियल जो मैंने लगाया था वो इस कंडक्टर के पास आ गया, ठीक है। क्योंकि करंट इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब करंट इधर की तरफ निकल रही, अंदर जा रही होगी और यहाँ से बाहर आ रही होगी, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ मैंने मान ली कि ये कंडक्टर की लेंथ है मेरी एल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, ठीक। अब अगर मेरा पोटेंशियल लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक V, सपोज ये V पोटेंशियल है, तो ऑटोमेटिकली क्या मैं बोल सकता हूँ कि विद इन दी कंडक्टर देयर विल बी सम प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। देखो यहां से यहां पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब है क्या, अगर मैं एक्सप्रेशन को रिकॉल करूं, मेरा E क्या होता है, तो E डॉट डी एल अलोंग द लाइन मुझे क्या देता है, पोटेंशियल देता है, ठीक है ना, माइनस ऑफ E डॉट डी एल पोटेंशियल देता है मुझे। तो अगर मैं इसको लिखूं कि ये मेरा E जो है वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ओवर लेंथ, लिख सकता हूं ना ऐसा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। करंट अगर इधर की तरफ Yes, जा sir. रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऑपोजिट होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अगर एल लेंथ का कंडक्टर है ना, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V, तो E मेरा क्या हो जाएगा, V अपॉन एल। अगर इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लूं और इसका सरफेस एरिया मैं बोलूं कि ये मेरा डेल्टा S है, ये डेल्टा S छोड़ो खाली S है, डेल्टा में बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो अगर मैं करंट डेंसिटी निकालना चाहूं तो करंट डेंसिटी क्या होगी, I अपॉन सरफेस एरिया, हाँ या ना, बोलो। यस सर। और अगर मैं I अपॉन S को ऐसे ही रहने दूं, J को बोलूं कि J मेरा क्या है, सिग्मा इंटू E, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E,
और ई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ई की जगह ये वाला एक्सप्रेशन लगा दूंगा, ठीक है, सिग्मा इंटू वी अपॉन एल, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आई अपॉन एस के बराबर, है ना, आई अपॉन एस के बराबर क्या आ गया, सिग्मा इंटू वी अपॉन एल। अब अगर मैं यहां से निकालूं v अपॉन आई, यानी v तो यहां है, मैं इस i को इधर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा l डिवाइड बाई सिग्मा इंटू एस, ठीक है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल, और करंट के रेशो को रेजिस्टेंस, दैट इज R, है ना, L बाई सिग्मा S, सिग्मा is the conductivity, S is the surface area, cross sectional area basically, and L is the length of the conductor, ठीक है। और अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकते हैं हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में, रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो, है ना, रो एल बाय ए। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा रो, ये हो जाएगा L, और ये हो जाएगा सरफेस एरिया या ए, जो भी आपका मन करे, तो रो एल बाई ए, ये आपको एल का फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस रो इज द रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ, यस सर, कंडक्टिविटी। बच्चों, तो यहां से मैंने ये एक्सप्रेशन आर का और डिराइव कर लिया, ठीक है। अब अगर मुझे पावर निकालनी हो तो पावर के लिए हम क्या करते हैं, पावर अगर हम देखें तो वो क्या है, एनर्जी ना, एनर्जी, फोर्स, एनर्जी को हम निकाल सकते हैं किससे, Q इंटू W अपॉन Q से हमने क्या निकाला था, V निकाला था ना, तो हम वहां से W निकाल सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये P मेरा हो जाएगा पावर, जो हम वॉट में डिफाइन करते हैं, और उस वॉट की पावर को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मतलब सीधे सीधे मेरे पास अगर वॉल्यूम चार्ज है तो मैं वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दूंगा, रो वी डी वी इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट, ठीक है, इनटू J दैट इज E इंटू V, ये दोनों मेरे वेक्टर हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ये मेरा E पहले आ गया डॉट रो वी इंटू वी और dv लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाती है, हमने इसको आगे पीछे लिख दिया, और रो वी इंटू वी को हमने क्या बोल दिया, दिस इज बेसिकली J, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट J dv, और J को हम लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स E, तो ये हो जाएगा सिग्मा टाइम्स E डॉट E इज E स्क्वायर dv, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, ये मेरा कितना आ गया, पावर, ठीक है। और अगर मैं चाहूं तो अगर मैं इस वॉल्यूम को लाइन और सरफेस एरिया में ब्रेक कर दूं तो एक हो गया लाइन इंटीग्रेशन, एक हो गया सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब ये डबल इंटीग्रेशन हो गया और ये सिंगल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। लाइन मतलब E डॉट डी एल, ठीक है, और सरफेस मतलब J डॉट डी एस, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये क्या है मेरा J डॉट डी एस, ये है मेरा I, और E डॉट डी एल क्या है, E डॉट डी एल है मेरा V, you can also say that it is basically V into I, so P can be also written as, ठीक है बच्चों। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कहां से आई हैं, वो आई हैं इसी एक्सप्रेशन से, चाहे तो वो कूलॉम्स लॉ हो, चाहे तो वो E डॉट डी एल V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी एल हो, या चाहे तो वो करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा E हो, घूम फिर करके कहानी यही है कि मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर, क्लियर है। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, और आपको वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताना है, ठीक। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, फॉर द करंट डेंसिटी J
for the current density J is equals to tan Z sin square phi A rho cap एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना, करंट पर मीटर स्क्वायर इज दी करंट डेंसिटी। तो आपको करंट निकालनी है, आइडेंटिफाई दी करंट, यानी J आपको आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम द सरफेस, है ना, फ्रॉम द सिलेंड्रिकल सरफेस, करंट फ्रॉम पासिंग फ्रॉम सिलेंड्रिकल सरफेस, वो सिलेंड्रिकल सरफेस से जो करंट पास हो रही है वो आपको निकालना है। और सिलेंड्रिकल सरफेस गिवन बाय rho equals to 2 and Z is from 1 to 5, यानी Z की वैल्यू, रो की वैल्यू 2 है, ये 2 है मेरा रो, है ना, और Z इक्वल टू 1 से लेके Z इक्वल टू 5, यहाँ पर मेरा Z इक्वल टू 1 है और यहाँ पर मेरा Z इक्वल टू 5 है ना, और यहाँ पर मेरा ओरिजिन है। तो ये मेरा x है, ये मेरा y है, और ये ऊपर की तरफ मेरा z जा रहा है। ठीक है, तो करंट आपको, ये करंट इस सरफेस से जो निकल रही है ये वो निकालनी है। ठीक है, लेकिन आपको सिलेंड्रिकल सरफेस से निकालनी है। सिलेंड्रिकल सरफेस यानी ये वाली सरफेस है, जूम करोगे आप, है ना, तो सिलेंड्रिकल सरफेस जो ये है, ये क्या होगी, आपको निकालना होगा सीधे सीधे J डॉट ds, यही तो होगा I। J कितना है, J आपको गिवन है ना, और ds आपको निकालना है सिलेंड्रिकल सरफेस का, सिलेंड्रिकल सरफेस का ds कितना होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस का ds होगा, जल्दी से बताओ, रो कांस्टेंट है ना, तो एक तो फाई चेंज हो रहा है और z चेंज हो रहा है, तो फाई z चेंज होता है तो आता है dz, और जब फाई चेंज होता है तो आता है रो डी फाई। ठीक है, रो डी फाई dz a रो कैप दैट विल बी दी सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल I की वैल्यू निकालोगे, I की वैल्यू हो जाएगी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds की वैल्यू कितनी है, रो डी फाई dz, और यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू आप 2 लगा दोगे एज इट इज। J आपको गिवन है और आपको फाई गिवन नहीं है, फाई आप चेंज करोगे तो फाई क्या करोगे, सिलेंड्रिकल सरफेस है, और सिलेंड्रिकल सरफेस बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट फाई इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, अगर मेरा फाई सिलेंडर है तो उसकी सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसी तो बनेगी जब फाई पूरा घूमेगा, फाई 0 से शुरू हुआ Yes, sir. और 2 पाई तक आ गया, तो आपकी सिलेंड्रिकल सरफेस कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो वो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाने के लिए आपको फाई 0 से 2 पाई मूव कराना पड़ेगा, तो फाई 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर दोगे आप, z आपको गिवन है ही, z गिवन है आपका 1 to 5, ये आप लिमिट लगा दोगे, है ना, और j आपको पता ही है, j आपको वैल्यू गिवन है, कितनी दे रखी है, tan z sin स्क्वायर फाई, तो z और फाई के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर दोगे, यू कैन इजीली सॉल्व द वैल्यू ऑफ द Yes, sir. ठीक है, क्लियर है, कर लोगे? Yes, sir. चलो, तो आज के लिए हम इतना Yes, खत्म sir. करते हैं फिर सेशन। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो।